नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है पानीपत के युद्ध। आप सबको पता है कि पानीपत के मैदान में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और पानीपत के इस युद्ध को भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में शामिल किया जाता है। तो पानीपत के तीनों युद्धों को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में क्यों शामिल किया जाता है? क्या इन पानीपत के युद्ध का जो परिणाम हुआ, परिणाम यदि उससे इतर होता तो क्या भारत का इतिहास भी कुछ और होता? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए, इसी विषय का एनालिसिस करने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पानीपत के 3 युद्ध जो हुए थे उन्हें भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य हुआ था। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का अंतिम शासक। और यदि हम कहें कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बाबर को विजय प्राप्त हुई। एवं मुगल वंश की नींव पड़ी। मुगल वंश की नींव पड़ी। और दूसरा जो पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं, इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। देखना, युद्ध भूमि में मारा गया। तो ये 2 घटनाक्रम पानीपत के प्रथम युद्ध से जुड़ा हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और बाबर ने भारत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो प्रश्न उठाया था वो प्रश्न यही था कि पानीपत के युद्ध में विजय बाबर को प्राप्त हुई तो भारत में मुगल वंश की नींव स्थापित हुई। लेकिन यदि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पराजित हो जाता तो क्या होता? यदि बाबर पराजित हो जाता तो शायद भारत में मुगल वंश की स्थापना ही नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध का जो परिणाम था, यदि वो उसके अलग परिणाम होता तो भारत का इतिहास भी कुछ और होता। और चूंकि जो इसका परिणाम हुआ वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसने इतिहास की दशा और दिशा को बदल करके रख दिया। जो सल्तनत काल का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना का जो प्रयास बाबर ने किया और जो बाबर को सफलता मिली, वो किस वजह से मिली? पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण ही मिली। इसीलिए भारत के इतिहास में
पानीपत के तीनों युद्धों को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि पानीपत के प्रथम युद्ध का संदर्भ क्या था और इसने इतिहास की दशा और दिशा को कैसे बदला, किस तरह से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो क्या है और उसका संदर्भ क्या है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? तो हेमचंद्र एवं अकबर के मध्य हुआ था। हेमचंद्र एवं अकबर के मध्य हुआ था और अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो आप देखना कि हेमचंद्र और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? यदि हम परिणाम की बात करें तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अकबर को विजय प्राप्त हुई। अब आप समझना कि इसे भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई और हेमू या हेमचंद्र इस युद्ध में न केवल पराजित हुआ बल्कि बैरम खान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से अकबर को मुगल सत्ता को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुआ, क्योंकि हुमायूं के मृत्यु के बाद हेमू या हेमचंद्र ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। उस समय अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 माह थी और उसका संरक्षक बैरम खां था। पिता के निधन के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में सिकंदर शाह सूर से युद्ध लड़ रहा था। तो ये क्रिटिकल कंडीशन थी अकबर के लिए जब दिल्ली और आगरा पर हेमू या हेमचंद्र ने अधिकार कर लिया था और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो भारतीय इतिहास का 14वां और अंतिम विक्रमादित्य माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये युद्ध का परिणाम जो हुआ उसके वजह से मुगल सत्ता बनी रह गई। लेकिन आप देखना कि यदि इस युद्ध का परिणाम जो हुआ, यदि उसके इतर परिणाम होता, अर्थात इस युद्ध में यदि हेमू को विजय प्राप्त हो जाती और अकबर पराजित होता, तो क्या होता? तो शायद भारत से मुगल वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना कि पानीपत के तीनों युद्धों को भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्ध की श्रेणी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इन युद्धों का जो रिजल्ट था उसने इतिहास की दशा दिशा को बदला। लेकिन यदि इसका रिजल्ट कुछ और हुआ होता तो शायद भारत का इतिहास भी कुछ और होता। तो यहाँ पर जो पानीपत के द्वितीय युद्ध का संदर्भ था वो भी मैंने आपको बताया कि ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ और इसने इतिहास की दिशा को कैसे बदला। अन्यथा ये लग रहा था कि इस युद्ध में हेमू को विजय प्राप्त होगी और अकबर को पराजय मिलेगी, और यदि ऐसा होता तो इतिहास भारत का कुछ और होता। तो इस तरह से आपको मैंने पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात बताई। अब जरा देखना पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था इसका भी आप पॉइंट ले लो। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली
एवं मराठों के मध्य हुआ था। एवं मराठों के मध्य हुआ था। मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ था। अब यहां पर भी आप देखोगे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, पानीपत के तृतीय युद्ध का जो परिणाम है, उस परिणाम ने क्या किया? उस परिणाम ने इतिहास की दशा और दिशा को बदल दिया, क्योंकि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई और मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में मराठों का सर्वनाश हो गया। मराठों का इतना नुकसान हुआ कि उसके बाद मराठे कभी उठ नहीं पाए, कभी उठ नहीं पाए। और इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास, पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास का सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक है, जिसके कारण इतिहास की दिशा ही बदल गई। क्योंकि यदि इस युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर पाते, यदि इस युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर पाते, तो मराठों का और विस्तार होता और तब शायद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाती। लेकिन चूंकि इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई थी, मराठों का एक तरफ से सर्वनाश हो गया और इसके वजह से मराठे इतने कमज़ोर हो गए कि इसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे एक एक करके भारत के शासकों को पराजित करते हुए पूरे भारत पर अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता या अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर लिया। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, इसका जो परिणाम था वो क्या था? इसका परिणाम ये हुआ कि अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई। अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त हुई, जबकि मराठों की पराजय हुई। जाहिर सी बात है कि एक पक्ष जीतेगा तो दूसरा पक्ष पराजित होगा। और ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का कभी सेनापति था और इसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, उसी में से एक बार उसने पानीपत के युद्ध में ये आक्रमण किया था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सूझबूझ, अपने कुशल नेतृत्व के दम पर मराठों को पराजित किया। मराठों की पराजय की सूचना उस समय जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, उनको कूट भाषा में दिया गया था। उनको कूट भाषा में एक व्यापारी के माध्यम से दिया गया था, क्योंकि मराठों का इतना नुकसान हुआ था इस युद्ध में कि उसकी भरपाई कभी भी मराठे नहीं कर पाए। उनको कूट भाषा में ये सूचना दिया गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें, कहीं कहीं पे 27 भी देता है, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, जबकि चांदी और तांबे की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। यानी कि मराठों के तरफ से जिन लोगों ने नेतृत्व किया था, उसमें पेशवा का पुत्र विश्वास राव और उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था, और इन दोनों की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए। 22 मराठा सरदार, जो प्रमुख सरदार थे, उनकी हत्या हो गई, और सैनिकों की कितनी हत्या हुई उसकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए व्यापारी के द्वारा कूट भाषा में ये मैसेज बालाजी बाजीराव, जो उस समय पेशवा था, को दिया गया। लेकिन कूट भाषा में मैसेज मिलने के बावजूद पेशवा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पेशवा का निधन हो गया, पेशवा की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 3 पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और इन तीनों युद्धों का जो परिणाम था, उसने इतिहास की दशा दिशा को बदलने का काम किया। और फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि यदि जो युद्ध का रिजल्ट निकला, यदि उससे इतर रिजल्ट निकला होता, उससे अलग रिजल्ट निकला होता, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का इतिहास कुछ और होता। तो इस तरह से आपको मैंने तीनों पानीपत के युद्ध के बारे में बताया, और मैंने ये प्रूफ किया कि पानीपत के तीनों युद्धों को भारतीय इतिहास के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। अब इसके बाद, चूंकि आप सबको पता है कि
जब भी कोई त्यौहार आता है तो उत्कर्ष के तरफ से आप सभी छात्रों के हित में ढेर सारे उपहार और ढेर सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो अब दिवाली के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका आपके लिए आ चुका है और इसके अंतर्गत जो ये ऑफर उत्कर्ष की तरफ से आपको दिया जा रहा है वो 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आप उसका लाभ उठा सकते हो। सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है और केवल 90% का डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी 3 माह की मिल रही है, 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिल रहा है जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम होता है। तो इस तरह से आपको 90% डिस्काउंट के साथ साथ 3 महीने की वैलिडिटी भी मिल रही है और आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री में मिल रहा है। तो आप 24 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच इस कोर्स का, इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपने सफलता को सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ एक और सूचना आपके लिए है, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर के अंतर्गत उत्कर्ष बुकशाला के अंतर्गत आप देखेंगे कि यूपी सिविल की पुस्तकों पर आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 5500 के जगह पर 4400 में आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर की वैलिडिटी भी क्या है, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है। तो इस ऑफर का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप इस बुक को ले सकते हैं जो बहुत ही एथेंटिक बुक उत्कर्ष के तरफ से लिखी गई है, जो एग्जाम ओरिएंटेड पुस्तकें हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दिवाली ट्रिपल धमाका था और दिवाली धमाका था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप सभी छात्रों को, आप सभी लोगों को, आप सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।